That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। आइए सुनते हैं दिन भर की खास खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि ग्रीन पटाखों को चलाने की परमिशन दी जाए। दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच से कहा कि बच्चों को कम से कम 2 दिन दिवाली का जश्न मनाने दिया जाए। रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की आज्ञा दी जाए। इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत एनसीआर में बिक्री न करने की शर्त रखी थी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए वैकल्पिक पोस्टल बैलेट्स की अनुमति दी है। इन श्रेणियों से संबंधित वोटर्स चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12D के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा वैकल्पिक है और डाक विभाग से अलग है। ये कदम उन वोटर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जिन्हें पोलिंग के लिए आने जाने में कठिनाई या किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर से हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। गहलोत ने कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, जिसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है और सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी सर। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर संघर्ष किया, उन पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम किया जाएगा। के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच कराने और मद्रास हाईकोर्ट के एसआईटी बनाने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये याचिकाएं एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और बीजेपी नेता उमा आनंदन ने दायर की थीं। टीवीके की ओर से कहा गया कि विजय को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से स्थल से हटाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे घटना स्थल छोड़कर भागने जैसा बताया, जो राजनीतिक रूप से गलत धारणा पैदा करता है। इधर तमिलनाडु की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस की बड़ी चूक साबित नहीं हुई है। वहीं मुकुल रोहतगी और पी विल्सन ने कहा कि भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि भीड़ सुबह से जमा थी, जबकि विजय शाम 7 बजे पहुंचे।
गुजरात के मेहसाणा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले कंटेनर ट्रेन को आने में 30-30 घंटे लगते थे और आज सिर्फ 10 से 11 घंटे में ये ट्रेन पहुंच जाती है। फ्रेट कॉरिडोर पर रोजाना करीब 400 गाड़ियां चल रही हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष से गुजरात में एक नया इनोवेशन रीजनल वाइब्रेंट समिट आरंभ किया गया है, जिसका लाभ मिलेगा। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहां 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहां 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुंच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियां चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन्स हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारत अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोलने जा रहा है। अभी काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन काम कर रहा है। इसकी जगह औपचारिक रूप से भारत का दूतावास खोला जाएगा। ये घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के तालिबान शासित विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात के दौरान की। आमिर खान मुताकी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने के लिए भारत और अफगानिस्तान के मिलजुल कर काम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने भारत की ओर से सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस भी उपहार में दी। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। लोकतंत्र ही स्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता, हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। मचाडो ने सुमाते नाम के एक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में लगातार निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई महीनों से नोबेल प्राइज की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 में हरियाणा के हिसार की एमएलए और ओपी जिंदल ग्रुप की प्रमुख सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। 39.6 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद भारत के सबसे धनी लोगों में तीसरा स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में सावित्री जिंदल का 48वां स्थान है। इससे पहले अप्रैल में फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 की सूची जारी हुई थी। उस समय सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 35.5 बिलियन डॉलर थी। 6 महीने में उनकी संपत्ति में 4.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ 9% गिरकर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 88 लाख करोड़ रुपए रह गई है। सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से एमएलए हैं। उनके बेटे उद्योगपति नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.